हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पे। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अभी बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं और बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का एनालिसिस करने के दौरान हम लोग 26/12/2021 को बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन को हम लोग सेगमेंट वाइज यानी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया है। आज हम लोग ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के प्रश्नों को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिहार एसआई। ये वीडियो उन सभी के लिए उपयोगी है जो बीपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, जैसे 17वीं बीपीएससी देना हो या बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम देना हो या बीपीएससी हेडमास्टर की बहाली आने वाली है तो हेडमास्टर की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार एसआई, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस आदि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए वीडियो समान रूप से उपयोगी है। चलिए हम लोग देखते हैं बिहार दारोगा एग्ज़ाम 26/12/2021 बिहार एसआई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस। ये चौथा सीरीज है और ज्योग्राफी एंड ईवीएस के प्रश्नों का इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आप सभी ने देखा था कि किस प्रकार 26 दिसंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुए थे बिहार एसआई के, उसमें हिस्ट्री से 10 प्रश्न थे और पॉलिटी से 15 प्रश्न थे। फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्न देखेंगे और ज्योग्राफी और ईवीएस मिला करके कुल 15 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग देखते हैं कि समय का निर्धारण करने के लिए देशांतर रेखा बहुत उपयोगी होता है और ग्लोब पर यह खींचा गया है। पूरे विश्व का मानक समय का निर्धारण होता है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ग्रीनविच से गुजरती है और भारत का जो मानक देशांतर रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन। आप देखिएगा, जब ग्लोब ऐसे बनता है तो यहाँ पे इस तरह से जो रेखाएं खींची गई है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं और ऐसे जो रेखाएं खींची जाती है देखिए ग्लोब पे उसको देशांतर रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो इंग्लैंड के लंदन से गुजरती है ग्रीनविच मोहल्ले से, उसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और भारत में जो मानक समय निर्धारण रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और वह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। अगर इस तरह से अगर भारत यहाँ पे है तो ये भारत में जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये पूछ रहा है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। फ्रेंड्स, तो 5 राज्य कौन कौन है आप समझ सकते हैं। 5 राज्य सीरीज से आप देख सकते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत का जो मानक समय निर्धारण रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन है? यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो अब देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में कि उत्तर प्रदेश तो है ही, ओडिशा भी है, छत्तीसगढ़ भी है, तो तेलंगाना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तेलंगाना से होकर के भारत का मानक देशांतर रेखा नहीं गुजरती है। तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया तेलंगाना। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। इस तरह से आप समझ रहे हैं कि भारत का मानक समय निर्धारण रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अब देखेंगे भारत का मैप फ्रेंड्स, तो आपको पता चलेगा। भारत का मैप आप देख सकते हैं, ऐसे भारत का मैप है। तो इस तरह से भारत ये मानक देशांतर रेखा गुजरती है। तो ये ऊपर से यूपी से टच करती है, उसके बाद एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और फिर आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना से होकर के भारत का मानक देशांतर रेखा नहीं गुजरती है। आप सब लोग इसको जानते हैं या जान गए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ज्योग्राफी का पहला प्रश्न हमने देख लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है। जस्ट पहला जो प्रश्न देखिए, एक ही एग्जामिनेशन में एक ही टॉपिक से एक ही कंसेप्ट से 2 प्रश्न देखने को मिला होगा। देखिए मिला
हमने पहले देखा कि उसमें था कि भारत का मानक देशांतर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, और यहाँ पूछ दिया है कि भारत का मानक देशांतर रेखा यानी भारत का मानक एवं उत्तर कौन सा है। तो अभी हमने चर्चा किया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इज द राइट आंसर। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक देशांतर रेखा है, निर्धारण रेखा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। तो दूसरा 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन। भारत का मानक देशांतर रेखा कौन है, मानक एवं उत्तर, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मिट्टी से जुड़ा हुआ, भारत की मिट्टी या भारत का भूगोल से क्वेश्चन हम लोग पहले उठा लिए हैं। तो भारत का जो भूगोल होता है उसमें मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, यानी यहाँ पे मिट्टी है और जिस राज्य में वो मिट्टी पाई जाती है इसमें आपको सुमेच करना है, सुमेलित करना है, और जो नहीं होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो काली मृदा जो स्टूडेंट है वो महाराष्ट्र में है, ये तो सही सुमेलित है। लेटेराइट मृदा तमिलनाडु में है, ये भी सही सुमेलित है। जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में मिलती है, ये भी सही सुमेलित है। लेकिन पीट मृदा जो है मृदा गुजरात में है, ये गलत है फ्रेंड्स। पीट मृदा जो है गुजरात में नहीं मिलती है, बल्कि यह दलदली क्षेत्र में मिलती है। जैसे में आपको केरल में आपको मिलती है, ये है ना, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में मिलेगी, ये मिलेगी केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में। तो पीट मृदा जो होती है एक जैविक मृदा होती है। जैविक मृदा मतलब इसे आपको जैविक मिट्टी भी कहा जाता है। ये आपको भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में मिलती है। भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र जहाँ मिलेंगे वहाँ पे पीट मृदा मिलेंगे। तो आमतौर पर ये मिलता है केरल में, उत्तराखंड में और पश्चिम बंगाल में पीट मृदा मिलेगा, यानी गुजरात के साथ ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ये होगा सी, यानी कि ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पीट मृदा गुजरात में नहीं मिलती है, ये भारी वर्षा और दलदली क्षेत्रों में मिलती है, और गुजरात इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि सही सुमेलित नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अब देखिए, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? दंडकारण्य का पठार किस राज्य में है फ्रेंड्स? आप देखिए, जब भारत का भूगोल पढ़िएगा आप, भारत का प्राकृतिक विभाजन, उसी में ये चैप्टर में पढ़ना होता है। तो दंडकारण्य का जो पठार है फ्रेंड्स वो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के आपको दक्षिणी इलाके में है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में ये दंडकारण्य का पठार है, और यह छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29% हिस्सा रखता है दंडकारण्य क्षेत्र। ठीक है, और इसका जो निर्माण हुआ है धारवाड़ चट्टानों से हुआ है, धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। यानी कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के किस हिस्से में है? तो दक्षिण वाले हिस्से में है। और यह पठार किस क्रम के चट्टानों से बना हुआ है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। और यह पूरे आपको छत्तीसगढ़ का 29% हिस्सा ये दंडकारण्य का क्षेत्र कवर करता है, और इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। बहुत इस क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स। ये भारत का भूगोल जब हम पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे सब चैप्टर, तो उसमें पढ़ने को मिलेगा दंडकारण्य का पठार कहाँ मिलता है। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके में मिलता है, और यह पूरे छत्तीसगढ़ के कुल भूमि का 29% हिस्सा कवर करता है दंडकारण्य का पठार। चलिए अगला क्वेश्चन, हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है फ्रेंड्स? देखिए, हल्दीबारी और चिल्हाटी रेल लिंक जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जोड़ता है फ्रेंड्स, भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, हल्दीबारी जो है आपको भारत में, ये हल्दीबारी जो है और चिल्हाटी जो रेल लिंक है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1965 में, उसके बाद यह रेल लिंक बंद था। तो ये ध्यान में रखना है, हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत के किस देश से जोड़ता है? तो बांग्लादेश से। फ्रेंड देखिए कितना जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये करंट अफेयर से ज्योग्राफी में एंट्री कर जाता है। ठीक है, परिवहन चैप्टर से ये क्वेश्चन है, करंट में ये चर्चा में रहा होगा, इसलिए इसने क्वेश्चन पूछा गया है कि हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत के किस देश से जुड़ता है? तो क्या होगा आंसर? बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है फ्रेंड्स? किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा खनन क्षेत्र है,
दुनिया का सबसे बड़ा हीरा खनन क्षेत्र कहाँ है? तो किम्बरले है। वो कहाँ, किस देश में है? साउथ अफ्रीका में है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका नहीं। किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा खनन क्षेत्र है साउथ अफ्रीका में, जिसका नाम है किम्बरले। अब फ्रेंड्स भारत में आते हैं। भारत का सबसे बड़ा हीरा खनन क्षेत्र कहाँ है बताइए? पन्ना है। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में पन्ना ज़िला है, ठीक है। और वहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है। मैं हाल फिलहाल तक कुछ वर्षों 5, 7, 10 वर्ष पहले तक, मतलब जब इसको डिटेल से नहीं पढ़ा था ज्योग्राफी को, तो मुझे लगता था कि वो जो हीरा पन्ना ज्वेलर्स दुकान खुला हुआ रहता है ना, ये वो एक सीरीज़ है, ये एक बिजनेस ये है चैनल है, दुकानों का सीरीज है वो हीरा पन्ना। तो मैं समझता था कि हीरा और पन्ना 2 भाई हैं और उन्हीं के नाम पे दोनों दुकान चलता है, सोना चांदी का दुकान। लेकिन जब मैं ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ा तो ये पता चला कि भारत में जो हीरे का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र है वो पन्ना मध्य प्रदेश में है, वो ज़िला, और वहाँ हीरा सबसे ज़्यादा मिलता है भारत में। इसलिए उस बिजनेस का नाम हो गया है, उस शॉप का नाम रखा है उन लोगों ने हीरा पन्ना ज्वेलर्स। समझ में आई बात? पन्ना ज़िला है, क्षेत्र है आपको मध्य प्रदेश में, और वहाँ हीरा सबसे ज़्यादा मिलता है भारत में। तो विश्व में सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ मिलता है? दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले खनन क्षेत्र में। और भारत में सबसे बड़ा हीरा खनन क्षेत्र है मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में। और इसलिए उस सीरीज़ का नाम है, उस शॉप का चैनल, दुकानों का नाम, दुकान का जो लोग बिजनेस शुरू किए होंगे उनका नाम रखा है बहुत सोच समझ करके, हीरा पन्ना ज्वेलर्स। समझ गए? चलिए, हीरा तो वहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है, और कहाँ? पन्ना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, उसी के नाम पर हीरा पन्ना ज्वेलर्स पड़ा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? फ्रेंड्स, कील नहर जर्मनी में है। ये कहाँ पर है? जर्मनी में है कील नहर। ये विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 8वां प्रश्न। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में है फ्रेंड्स? तो कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी जो है फ्रेंड्स वो इक्वाडोर में है। ध्यान रखिएगा, इक्वाडोर में है। अब चलिए, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो सेल्वास। विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में सेल्वास के नाम से जानते हैं। इसे अमेजन वर्षा वन भी कहते हैं। इसे अमेजन वर्षा वन भी कहते हैं। यानी अमेजन का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इतना ना यहाँ पौधा है जंगल में, ये पूरे कहा जाता है कि पूरे पृथ्वी का जीवन दे रहा है। इसलिए इसको श्वास, पृथ्वी ऑक्सीजन से हम लोग श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन पौधा देता है। तो दुनिया में सबसे बड़ा जंगल अमेजन है, इसलिए इसको दुनिया का फेफड़ा कहते हैं फ्रेंड्स। अमेजन जंगल को कहाँ है? ब्राज़ील में। ये विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो सेल्वास से, और इसे अमेजन वर्षा वन भी कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी फ्रेंड्स 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व। 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलाने वाला है। एक तरफ में आपको देखिए बिली जो आपको हवा है वो ऑस्ट्रेलिया में है। बिली नाम से पकड़िए, ब्रेटली नहीं है, ब्रेटली, उसी से पकड़ लीजिए। बिली कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए, हरिकेन मिलेगा यूएसए में, और टाइफून जो है वो चीन का है। तो इसको मिला सकते हैं, बिली यानी ए का 2 ऑस्ट्रेलिया, बी का 3 यूएसए हरिकेन, और सी का 1 चीन, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। ध्यान दीजिए यहाँ पे, बिली ऑस्ट्रेलिया, यानी बिली ए में ए का 2, बी में हरिकेन है तो यूएसए 2, 3, और टाइफून जो है चीन का है तो 1 है। तो यहाँ मैच कीजिए, बी में देख रहे हैं यहाँ पे 2, 3, 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आपको सही कथन की पहचान कीजिए। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। ये सही बात है। मौसम वायुमंडल की क्या है? क्षणिक अवस्था है। दिन में कई बार बदलते रहता है मौसम, इसलिए इसको हम मौसम जो वायुमंडल की है क्षणिक अवस्था है। जैसे अभी सुबह में, दोपहर में धूप है, शाम में बारिश हो जाएगी, इस तरह से ये मौसम जो है पल में चेंज होते रहता है। इसलिए आप सभी लोग इसको समझिए। इसलिए जब कोई आदमी कोई बदल जाता है तुरंत
तो उसे बोलते भी हैं कि मौसम की तरह बदल जाते हो। ये फिल्म का गाना भी है। तो जानते हैं कि मौसम जो है क्षणिक अवस्था है वायुमंडल की, और जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। यानी अब मान लिया लगातार 30 वर्षों तक किसी खास क्षेत्र में या किसी राज्य में या किसी देश में जो मौसम एक ही तरह का रहता है तो वो जलवायु बन जाता है, अस्थायित्व की तरह। तो इसलिए यहाँ पे जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। इसलिए ये दोनों कथन सही है, यानी मौसम जलवायु वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है और ये भी सही है, और जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। जैसे मान लिया जाए कहीं पे लगातार 30 साल तक वहाँ की मौसम गर्मी रहा तो उसे हम गर्म जलवायु कह देते हैं। तो मौसम क्षणिक अवस्था है वायुमंडल का, और जलवायु जो है लंबे समय की औसत दशा है किसका, मौसम का। तो ये दोनों कथन सही है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों सही है। अब 13वां क्वेश्चन देखिए, तोसो कर वेटलैंड्स आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है। फ्रेंड्स, तोसो कर जो वेटलैंड्स आर्द्रभूमि है वो भारत के किस क्षेत्र में है, तो लद्दाख में है। फ्रेंड्स, तोसो कर जो वेटलैंड्स है भारत में वो कहाँ पे है, तो लद्दाख में है वेटलैंड्स, ठीक है। चलिए, ये वेटलैंड्स क्या होता है, तो आप सभी जानते होंगे कि ईरान में 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें वेटलैंड्स को बढ़ावा देना था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जीव संरक्षित होते हैं आर्द्रभूमि में। इसलिए वहीं से वो एक कन्वेंशन हुआ था विभिन्न देशों के बीच में, इसलिए वो ईरान का रामसर शहर के नाम पर ही वो सम्मेलन कहलाता है रामसर स्थल। और जिस किसी भी स्थल को घोषित कर दिया जाता है यह आर्द्रभूमि, तो उसे रामसर स्थल के नाम से जानते हैं। भारत में अभी कुल 75 रामसर स्थल है। फ्रेंड्स, भारत में कुल कितने रामसर स्थल है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कभी कि भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो आप क्या बोलेंगे उसको, तो बोलेंगे आप कि 75 रामसर स्थल है। फ्रेंड्स, ठीक है। और ये जो तोसो कर जो है वेटलैंड्स वो भारत का 42वां रामसर स्थल बना था। यानी 42वां रामसर स्थल जो बना था वो कौन था, तोसो कर। कहाँ पर है, लद्दाख में है। और वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो 75। अब आइए हम लोग बिहार में कितने रामसर स्थल हैं, तो एकमात्र है। वो कहाँ है, तो बेगूसराय में जो कांवर झील है उसे ही घोषित किया गया है भारत का रामसर स्थल, ठीक है। भारत का जो वर्तमान में बिहार में जो है वो देश का 39वां रामसर स्थल घोषित किया गया था। देश का क्या हुआ, 39वां रामसर स्थल जो बिहार में घोषित किया गया था, और वह बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है जिसे हम लोग कहते हैं बेगूसराय का कांवर झील। कौन सा झील, बेगूसराय का। कोई क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल है, तो 75। तोसो कर जो आर्द्रभूमि है वह कहाँ पे है, तो लद्दाख में। लद्दाख का जो तोसो कर जो आर्द्रभूमि है वह भारत का 42वां रामसर स्थल घोषित किया गया था। उसके बाद बिहार में कितने रामसर स्थल, तो एक है। कहाँ पर है, बेगूसराय का कांवर झील है। ये कैमा रामसर स्थल घोषित किया गया था भारत का, तो 39वां, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। अब 14 नंबर प्रश्न देखिए, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। ये ईवीएस का क्वेश्चन है, ये भी ईवीएस का क्वेश्चन है। यानी खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं खाद्य श्रृंखला क्या होता है, एक दूसरे को जो खाते खाते पर्यावरण में संतुलन स्थापित करता है जीव जंतु, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और उसके इंटरलिंकिंग जो पैटर्न है उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न 15वां और लास्ट देखिए। 15वां और लास्ट क्या है, क्या होता है जब वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है। मतलब गंदगी को, वाहित मल समझ रहे हैं ना, उसको अगर किसी जलाशय में हम उसको बहा देते हैं, गंदगी को, गंदे चीज़ों को, वाहित मल को, तो उसका क्या असर होता है, उससे क्या होता है जानते हैं, घुली ऑक्सीजन का गिर जाता है। यानी घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है पानी में, उसकी मात्रा जो है कम जाती है और जीव जंतुओं को सही ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिलता है और बहुत सारे जलीय जीव मर जाते हैं। जानते हैं, प्रत्येक जलीय जीव को जो घुली हुई ऑक्सीजन किसी जलाशय में यानी किसी जल का जो स्रोत है उनको चाहिए 4 मिलीग्राम प्रति जीव पर, 4 मिलीग्राम प्रत्येक एक पर उतना घुला हुआ ऑक्सीजन किसी जलाशय में या किसी जल के स्रोत में रहेगा, तभी वहाँ का जो जीव है वो जीवित रह पाएगा। इस तरह से हम लोगों ने आज के क्लास में, आज के वीडियो में
15 क्वेश्चन देखा जो भूगोल और पर्यावरण से संबंधित था। शुरू के 11 प्रश्न जो थे भूगोल से थे। शुरू में भारत का भूगोल से कुछ प्रश्नों को हमने देखा, फिर विश्व के भूगोल से, और लास्ट में 4 प्रश्न वो भारत में ये पर्यावरण से संबंधित है। तो दोस्तों भूगोल और पर्यावरण मिला करके बिहार एसआई के 26/12/2021 के एग्जामिनेशन में कुल 15 प्रश्न पूछे गए थे। इस तरीके से हम लोगों ने देखा हिस्ट्री से 10 प्रश्न, पॉलिटी से 5 प्रश्न, और अब ज्योग्राफी से और पर्यावरण मिला के कह सकते हैं, भूगोल ही कहिए, भूगोल और पर्यावरण से कुल 15 प्रश्न पूछे गए थे इस एग्जामिनेशन में। तो 3 विषय से 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे जा चुके हैं, जो हम चर्चा कर लिए हैं। इस तरीके से आज का यह क्लास हमारा समाप्त होता है। आप सब लोग हमारे क्लास को देखें, वीडियो देखें और सब्सक्राइब कर दें। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें। ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है जिसमें जीके या जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर किसी भी जीके जीएस का क्वेश्चन एग्जाम देने जा रहे हो तो इस वीडियो को देख कर जाएंगे। ये 4 वीडियो अभी तक हो चुके हैं बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में। ये चौथा वीडियो हमने चर्चा किया है भूगोल और पर्यावरण के बारे में। नेक्स्ट हम लोग एक सब्जेक्ट उठाएंगे, इसका 5वां सीरीज़, बहुत जल्द उसको हम लोग वीडियो को अपलोड करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।